अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नवाज शरीफ जब से वतन वापस आए हैं उनके लिए रिलीफ के दरवाजे खुल गए हैं। बगैर नोटिस के तहकीकाती इदारे अदालतों के सामने खुद पेश हो रहे हैं और वाजे कर रहे हैं कि ना उन्हें नवाज शरीफ की जमानत पर एतराज़ है और ना ही वो उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं, आज अदालतों से रिलीफ मिलने से पहले ही पंजाब की निगरान हुकूमत नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल करने के लिए मुतहरिक नजर आई है। यानी 2018 से पहले हर तरफ से नवाज शरीफ का रास्ता रोका जा रहा था, इमरान खान का रास्ता हमवार किया जा रहा था। अब हर तरफ से नवाज शरीफ के लिए माहौल साजगार किया जा रहा है और इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा किया जा रहा है। आज एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर समाअत हुई और समाअत के आगाज में नवाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारड़ रोस्टम पर आ गए और अदालत से कहा कि आसान अल्फाज में ये अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें हैं, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अभी हमें इस पर नोटिस जारी करके नैब को सुनना है, जिस पर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि मैं आपको दलाइल देकर मुतमईन करूंगा। इस दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हमने आपकी दरख्वास्तें पढ़ी हैं। साथ ही अदालत ने यह सवाल उठाया कि नवाज शरीफ ने जस्टिफाई करना है कि क्यों वो इश्तिहारी हुए। जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि नवाज शरीफ अदालत के सामने क्यों पेश नहीं होते रहे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि एक बात क्लियर कर दूं कि आप लॉ के मुताबिक जाएंगे, जिस पर आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ जानबूझकर गैर हाजिर नहीं रहे। नवाज शरीफ अदालत की इजाज़त से बैरून मुल्क गए। हम अदालत में मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करते रहे हैं। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नवाज शरीफ की कस्टडी इस अदालत के तहत थी, आप दूसरी अदालत चले गए। तो आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि दूसरी अदालत से रिलीफ से मुताल्लिक हमने इस अदालत को आगाह किया था। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अपीलों की बहाली रूटीन का मामला नहीं है, आपको मुतमईन करना है कि आप अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे। जिस पर आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि नैब कोर्ट ने इश्तिहारी का स्टेटस ख़त्म कर दिया है। नवाज शरीफ ने इस दौरान बहुत सी मुश्किलात देखी हैं। नवाज शरीफ की वालदा और अहलिया की वफ़ात इस दौरान हुई। जिस पर जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि मैं इन केसेस में 5 साल बाद वापस आया हूँ। 5 साल बाद समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये वही नैब है। आपको पता है कि अवाम का कितना वक्त इसमें लगा है। तमाम इल्जामात अदालतों पर डाल दिए जाते हैं। नैब का कंडक्ट भी तो कोई देखे। चेयरमैन नैब से हिदायत ले लें कि अदालत का वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं। इस दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नैब अगर समझता है कि रेफरेंसेस गलत दायर हुए हैं तो वो वापस ले लें। अगर रेफरेंसेस वापस लेने हो तो कैसे लिए जा सकते हैं। तो आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि हाय क्या ज़ोदे पशेमा का पशेमा होना, ऐसा ना करें। नवाज शरीफ पर बहुत से इल्जामात लगाए गए। नवाज शरीफ को अदलिया और आइन सुरखरू करेंगे। जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि नैब जब किसी चीज़ की मुखालफत ही नहीं कर रहा तो फिर अपीलें कैसी। इस दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करते हुए कहा कि चेयरमैन नैब से हिदायत लेकर हमें बताएं, हमें वाज़े बता दें ताकि हम फैसला देकर कोई और काम करें। जबकि जस्टिस आमिर फारूक ने बराह रास्त नैब प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करते हुए कहा कि फिर पूछ रहे हैं क्या नैब नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहता है। जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि नहीं, हम नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। तो जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि क्या नैब को नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में तौसी पर कोई एतराज़ है। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। इस दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप परसों आ जाएं और इस मुतालिक बताएं। जिसके बाद अदालत ने नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिया और नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी। अहम बात यह है कि नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपनी अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त की थी। जिस पर आज अदालत ने समाअत करके नैब को नोटिस जारी कर दिया और नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर मजीद समाअत करने के लिए मामला 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से नवाज शरीफ को कोई रिलीफ मिलने से पहले ही पंजाब की निगरान काबीना ने अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा एक सर्कुलेशन समरी के जरिए मुअत्तल कर दी, जिसकी तस्दीक आज निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने जियो न्यूज़ के लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी से बात करते हुए की और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि निगरान काबीना ने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सज़ा मुअत्तल की है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल की गई है। इस सेक्शन के तहत हुकूमत किसी भी मुजरिम की सज़ा मुअत्तल करने का इख्तियार रखती है। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त नवाज शरीफ की जानिब से दी गई थी। केस का हतमी फैसला अदालत ही करेगी। और फिर बाद में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से जब इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने दावा किया कि नवाज शरीफ की सज़ा से मुताल्लिक उस्मान बुज़दार की हुकूमत में एक दरख्वास्त आई थी। बुज़दार हुकूमत ने बगैर सुने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। हमने सिर्फ ये किया है कि उन्हें कोर्ट को रेफर कर दिया है और अब कोर्ट ने फैसला करना है कि उनकी जमानत रहेगी या नहीं रहेगी।
पहली बात ये कि एक एप्लीकेशन आई और उस एप्लीकेशन में उन्होंने सज़ा का कहा, ये बुज़दार साहब की हुकूमत में उन्होंने उनकी बगैर सुने रिजेक्ट कर दी। हम लोगों ने सिर्फ ये किया है कि उनको रेफ़र कर दिया है कोर्ट पे, और अब कोर्ट ने डिसाइड करना है कि उनकी वो ज़मानत एक्चुअल में रहेगी कि नहीं रहेगी। लास्ट टाइम उन्होंने जब हेयरिंग की तो उन्होंने अपनी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश की, उन्होंने उनका कि हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुन रहे और रिजेक्टेड, तो हमने ये रेफ़र करके कोर्ट पे भेज दिया। तो ये एक बेसिक चीज़ है, 0.1 होते रहे, वो पहले भी होता रहा है, तो उसके तहत हमने कोर्ट को रेफ़र कर दिया। अहम बात यह है कि 29 अक्टूबर 2019 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 8 हफ्तों के लिए सज़ा मुअत्तल करके उन्हें जमानत पर रिहा किया था और अपने फैसले में लिखा था कि अगर नवाज शरीफ की तबीयत में खराबी रहती है तो 8 हफ्ते की मुद्दत खत्म होने से पहले नवाज शरीफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत पंजाब हुकूमत से रुजू कर सकते हैं और अगर पंजाब हुकूमत चाहे तो खुद से भी नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली की मुद्दत में तौसी कर सकती है। लेकिन फिर नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत से रुजू किया तो तहरीक इंसाफ की बुज़दार हुकूमत ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, मगर आज तकरीबन 3 साल बाद मोहसिन नकवी की निगरान हुकूमत ने उसी दरख्वास्त पर नवाज शरीफ को रिलीफ फराहम कर दिया है। मामला कुछ यूँ है कि आज से तकरीबन 3 साल पहले यानी 29 अक्टूबर 2019 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद नवंबर 2019 में नवाज शरीफ लंदन रवाना हो गए और फिर 23 दिसंबर 2019 को नवाज शरीफ ने लंदन में होते हुए उस वक्त पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत से अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा मुअत्तली जारी रखने की दरख्वास्त की और इस दरख्वास्त के साथ नवाज शरीफ की तबीयत से मुताल्लिक रिपोर्ट्स भी मुंसलिक की गई। बाद में नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स का जायजा लेने के लिए उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने एक कमेटी भी बनाई जिसमें नून लीग की तरफ से अता तारड़ भी पेश हुए और फिर मार्च 2020 में तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और नवाज शरीफ को हुक्काम के सामने सरेंडर करने के अहकाम जारी कर दिए थे। और उस्मान बुज़दार की पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि काबीना ने यह फैसला किया है कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि नवाज शरीफ किसी मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजरे हैं और किसी एक दिन भी अस्पताल में दाखिल हुए हैं। नवाज शरीफ को मीडिया पर सेहतमंद और अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारते देखा गया है, इसलिए काबीना ने फैसला किया है कि केस के वाक़यात नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली जारी रखने की इजाज़त नहीं देते और इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है। मगर दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ की वो दरख्वास्त जो दिसंबर 2019 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान दायर हुई थी और जिसे उस वक्त पंजाब हुकूमत की काबीना ने मुस्तरद कर दिया था, उसी दरख्वास्त पर आज अचानक पंजाब की निगरान हुकूमत ने नवाज शरीफ को रिलीफ दे दिया, जिस पर भी सवाल उठ रहा है कि निगरान हुकूमत नवाज शरीफ को रिलीफ फराहम करने के लिए इतनी मुतहर्रिक क्यों है। सिर्फ यही नहीं, इस वक्त पोजीशन यह है कि नवाज शरीफ को हर तरफ से रिलीफ मिल रहा है। आज एक तरफ नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 26 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मिली है जिसकी नैब ने भी तायीद की है और वाजे किया है कि इदारा नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं चाहता, तो दूसरी तरफ तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की तरफ से दायर दरख्वास्तों पर आज ही समाअत की और आज ही अदालत ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है, जिसका तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। और इस तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक नवाज शरीफ की हाजिरी के लिए वारंट जारी हुए थे, वो अदालत में पेश हुए हैं। नैब के मुताबिक नवाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार नहीं है क्योंकि वारंट का मकसद हाजिरी ही था। नैब के बयान की रोशनी में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जाते हैं। नवाज शरीफ जमानती मचल के जमा करवाने के लिए तैयार हैं, इसलिए नवाज शरीफ को 10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया जाता है और हुक्मनामे के मुताबिक हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए नवाज शरीफ का नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त भी आई है। वकील सफाई के मुताबिक नवाज शरीफ बीमार है, हर समाअत पर नहीं आ सकते। वकील सफाई के मुताबिक राना इरफान को नवाज शरीफ की जानिब से नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है और नैब प्रोसिक्यूटर को इस पर एतराज़ नहीं है, इसलिए दरख्वास्त मंजूर की जाती है और नवाज शरीफ की जानिब से राना मोहम्मद इरफान हाजिर हो सकते हैं। साथ ही नवाज शरीफ की जमशुदा प्रॉपर्टी बहाल करने की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी किया जाता है और केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी की जाती है। यानी नवाज शरीफ जब 2018 के इलेक्शन से पहले वतन वापस आए थे तो हर तरफ से इंसाफ के दरवाजे उन पर बंद हो गए थे और अब जब नवाज शरीफ वतन वापस आए हैं तो उनके लिए रिलीफ के तमाम दरवाजे खुल गए हैं और तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी दोनों निगरान हुकूमत पर नून लीग के लिए नरम गोशा रखने का इल्ज़ाम लगा चुके हैं, नवाज शरीफ पर समझौते का इल्ज़ाम लगा चुके हैं। पूरी सूरत पर बात करेंगे हमारे साथ तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन और नून लीग के रहनुमा अता तारड़ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब, ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को एतराज़ है जो कुछ हो रहा है नवाज शरीफ साहब को के रिलीफ के लिए, मगर आपको एतराज़ इस बात पर है कि उन्हें रिलीफ क्यों दे रहे हैं, या आप समझते हैं उन्हें रिलीफ देना है तो दें, जो भी हालात वाक़या 2018 से पहले हुए, मगर हमें भी उसी तरीके से रिलीफ दें और इमरान खान को भी उसी तरीके से रिलीफ दें जिस तरीके से जिस तरह नवाज शरीफ को दिया जा रहा है। देखें, हमारे दोनों एतराज़ हैं। पहली बात तो यह है कि इस वक्त वो इश्तिहारी मुजरिम हैं। इश्तिहारी मुजरिम का जो स्टेटस होता है सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात की रोशनी में, उनको जेल अथॉरिटीज़ के पास जाना है, फिर वो रिवाइवल की दरख्वास्त जमा कराएंगे। जब तक अपील रिवाइव ना हो, जब तक उनकी सेंटेंस सस्पेंड ना हो, वो बाहर अदालत में सरेंडर करने की कोई हैसियत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट फैसले की रोशनी में, एक आसिफ वाला केस है, हमारे मेंबर पंजाब बार काउंसिल है उनका केस है, और दूसरा केस है अदनान का केस है, 3 मेंबर बेंच का फैसला है। उसके मुताबिक आपको जरूरी है कि आपको जेल सुप्रीडेंट के पास अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जो कि जुर्म साबित हो चुका हो या जो मुजरिम हो, बेशक 1 महीने की सजा थी उनकी, वो भी क्यों ना हो। तो लिहाजा ये जो रियासत के तमाम इदारों ने उनको जिस तरह प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जिस तरह आज अदलिया ने, पहली एक बात तो ये है, चीफ जस्टिस साहब ने बेंच कैसे तब्दील कर लिया। ये तो पार्ट हट केस था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का और चीफ जस्टिस साहब का, और उन्होंने अपील खारिज की थी और जमानत खारिज की थी। और दूसरी बात यह है कि जो अगर कोई एक्यूज की एक बेंच समाअत कर चुका हो तो वही बेंच दोबारा दूसरे को एक्यूज की भी सुना करता है। मरियम नवाज और सफदर का केस जो है वो उसने सुना था, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने बेंच कैसे तब्दील कर लिया। फिर ये तो मुल्जिम तो नहीं है, ये तो मुजरिम है। और फिर ये नैब के तो मुल्जिम नहीं है कि नैब से पूछे कि जी आपको इनकी गिरफ्तारी मतलूब है कि नहीं। वो तो आपने जेल की अथॉरिटीज के पास भेजना है, क्योंकि रियासत के मुजरिम हुआ करते हैं। हाँ, जब अपील का मैटर आ जाए तो आप जरूर नैब के प्रोसिक्यूटर से पूछें। जमानत का मामला आए, यानी आपको सेंटेंस सस्पेंड करनी हो, जब उस वक्त का मामला आए तो आप उनसे पूछें। प्रोटेक्टिव बेल का तो कोई तस्वर ही नहीं है कि कन्विक्टेड आदमी के लिए जो कुछ हुआ जा रहा है। और फिर आपने जिस तरह बायोमेट्रिक का स्टाइल देखा, जिस तरह उनके आने का अंदाज देखा, जिस तरह सीसीपीओ का अंदाज देखा कि उनको जिस तरह सलूट कर रहे हैं, और जो अंदाज आपने देखा है आज पंजाब गवर्नमेंट ने जो हरकत की है, निगरान हुकूमत का क्या काम है कि आपके पास जाकर के आज ही मैटर सब जुडिस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, एक ऑलरेडी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट एक फैसला दे चुकी है, आप उस सेंटेंस को सस्पेंड कर रहे हैं। और अदालत ने आपको उस वक्त भेजा था जिस वक्त आपको वो उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट को भेजा था। लेकिन आज आप अता तारड़ साहब, तकरीबन जो कुछ भी हो रहा है सब पर ज़ाहिर तहरीक इंसाफ को एतराज़ है। आप खुद भी वकील हैं अता तारड़ साहब, और इस सारे बहुत सारे प्रोसेस का हिस्सा हैं। जब बुज़दार हुकूमत नहीं तोसी दे रही थी उस वक्त भी, अभी भी जो लीगल मामलात हैं उसमें भी शुएब शाहीन साहब भी खुद बतौर वकील बहुत सारे एतराज़ात कानूनी उठा रहे हैं। देखिए, शुएब शाहीन साहब की जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो सर्विस मैटर्स हैं। काश ये मियां नवाज शरीफ का फैसला पढ़ के आते। एक बंदा जो अदालत में पेश हो गया वो इश्तहारी कैसे हो गया। और दूसरी बात यह है कि उनके कोर्ट ऑर्डर में लिखा है ही विल सरेंडर बिफोर द कोर्ट। ये नहीं लिखा कि जेल अथॉरिटीज के सामने सरेंडर करेंगे, ये नहीं लिखा कि पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे, ये नहीं लिखा कि एफआईए के सामने सरेंडर करेंगे। सरेंडर बिफोर द कोर्ट इसलिए लिखा गया क्योंकि वो नैब के मुल्जिम थे। काश ये फैसला पढ़ के आते और जरा एक अच्छी डिबेट हो जाती, क्योंकि इन्होंने फैसला पढ़ा ही नहीं है और ये एक हाजिर हुए बंदे को इश्तहारी कह रहे हैं। तो मैं अब इनसे क्या बहस करूं। बात यह है कि मियां नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया था। उसके बाद पाकिस्तान तारीख का सबसे मुनफरिद केस है नैब का, जो डे टू डे ट्रायल किया गया कि उनको इलेक्शन से पहले सजा देनी थी और इमरान खान को लॉन्च करना था। उसके बाद अरशद मलिक की वीडियो वाला मामला आता है। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की स्टेटमेंट आती है कि वो मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो मुझे बताइए कि सियासी इंतकाम की इस कदर बूझ इस केस से आती हो, जिस केस में एक सियासी लीडर को इंतकाम का निशाना बनाया गया हो, आउट ऑफ द वे जाके खींचतान के सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस का सुपरवाइजरी पैनल बना के सजा दी गई हो, और ये अपीलें कल तो दायर हुई नहीं, ये अपीलें 5 साल से पहले दायर थीं। इनकी रेजरेक्शन की हमने रिक्वेस्ट की है, इनको समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर करने की दरखास्त की है, नई अपीलें तो दायर नहीं की। इसके साथ साथ जो आपने बात की कि आज नैब वाले बगैर नोटिस के मौजूद थे, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि नैब वाले इसलिए मौजूद थे क्योंकि प्रोटेक्टिव बेल का जो आज तारीख थी उसमें नैब वालों को नोटिस था, बगैर नोटिस के वो नहीं आए। मगर हमारी कंटेंशन क्या है, हम नहीं चाहते कि नैब के कंधे पे रख के हमें जो है वो रिलीफ दिया जाए। हमारा फिट केस है मेरिट के लिए, हम प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स रखते हैं। आज मैं भी रोस्ट्रम पे अमजद परवेज साहब और आजम नज़ीर तारड़ साहब के साथ मौजूद था। 1956 के चांद शाह के केस से लेकर लेटेस्ट केसेस तक आज ख्वाजा साद रफीक का केस पढ़ा गया। अदालत को बताया गया कि जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा था
कि ये नैब मुशर्रफ दौर से बतौर एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो हमें कोई आउट ऑफ द वे ना रिलीफ मिल रहा है, ना हमारी तवक्को है। मैं शुएब शाहीन साहब आपके मेरिट पे, शुएब शाहीन साहब ये जो सारी बातें कर रहे हैं, अब जाहिर है जो कुछ बातें मंजर-ए-आम पर आ चुकी, जो जज साहिबान बता चुके कि किस तरीके से मैनेजमेंट होती थी, खुद जनरल बाजवा बता चुके कि साकिब निसार साहब की अदालत को किस तरीके से मैनेज किया जाता था। इमरान खान साहब खुद कह चुके कई दफ़ा कि जो ISI के ब्रिगेडियर्स मौजूद थे JIT में, उन्होंने ये सारा का सारा मामला मैनेज किया था। हामिद खान साहब ने 25 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की, तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज अपने वालिद की डिस्क्वालिफिकेशन का बदला एस्टैब्लिशमेंट से लेना चाहती है। उसमें लिखा उन्होंने कि एस्टैब्लिशमेंट का क्या धरा था। तो सारा का सारा अगर कुछ गलत हुआ था, जिसको बहुत सारा तहरीक इंसाफ भी मानती है, तो उसका रिवर्सल हो रहा है, तो आपको इस पर फोकस करना चाहिए कि क्यों हो रहा है ये, इस पर कि जी अब वही गलतियां इमरान खान के साथ नहीं होना चाहिए ताकि मुल्क आगे बढ़े, या फिर नवाज शरीफ के साथ अगर गलत हुआ था मगर उन्हें रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। देखिए, मैंने तो दोनों बातें की। हमारे साथ तो जो हो रहा है पिछले, अब तोशाखाना वाले केस में हमारा तो डे टू डे हियरिंग आपने चला दी, और तोशाखाना वाला हमारा केस सिर्फ ये है कि जनाब आपने इलेक्शन कमीशन के पास तोशाखाना का लफ्ज नहीं लिखा, बाकी पूरी सारी चीजें आपने लिख दी हैं। और तोशाखाना को इन्होंने वो इतने बड़े जराइम पेश करके बता दिए, जिन्होंने गाड़ियां ली हैं, जिन्होंने जुर्म किया है रूल्स के खिलाफ, उनको आपने जनाब सबको छोड़ दिया। और जो ये कह रहे हैं आज तक इनकी अपील रिवाइव नहीं हुई। इश्तिहारी मुजरिम कौन होता है? इश्तिहारी मुजरिम वो होता है जिसकी अपील आज तक पेंडिंग है। आज तक अपील की रिवाइवल भी नहीं हुई। रिसरेक्शन ऑफ अपील की आपने दरखास्त दी है, जब आपकी अपील बहाल हो जाएगी, फिर सेंटेंस की सस्पेंशन जिस दिन हो जाएगी, उस दिन आप कहेंगे कि आप जमानत पे आ गए हैं। प्रोटेक्टिव बेल का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान की तारीख में किसी मुजरिम के लिए नहीं हुआ करता। ये जो जज ने कोर्ट ने ऑर्डर किया है, इट इज रॉन्ग ऑर्डर। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट फैसलों की बात कर रहा हूं, और आप ना माने ठीक है, लेकिन जो कुछ हुआ अगर गलत है, मेरिट पे आप ले आए। मुझे बता दें आज भी A1 फील्ड डिपार्टमेंट किसका है? तो आज आपने कहा था कि ये है वो जराए, ये है वो रसीदें, फिर आप कतरी खत ले आए, आप कुछ भी नहीं लेकर आए। हम नहीं कहते, हम कहते हैं अदालत को मुतमईन कर दे, लेकिन अदालतें सहूलतकारी तो ना करें। अदालतों को कम से कम इंसाफ होता हुआ तो नजर आए जो कुछ ये कर रहे हैं। ये तार साहब एतराज ये उठ रहा है कि अगर गलत हुआ था तो इंसाफ होता नजर आए, सहूलतकारी ना नजर आए, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी भी एतराज कर रही है, तहरीक इंसाफ भी एतराज कर रही है कि सहूलतकारी का माहौल नजर आ रहा है। देखिए कोई सहूलतकारी नहीं है। मैंने जैसे अर्ज किया कि हमारी अपीलें तो 5 साल से दायर थी। प्रोटेक्टिव बेल एज ऑफ राइट हर शहरी का हक है, हर किसी को मिलती है, जजमेंट्स मौजूद हैं। हमने आज अदालत में क्या कहा? आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि हमारा केस मेरिट पे सुना जाए, हम विंडिकेशन चाहते हैं, हम नैब ये केस वापस ना ले, नैब ने गलतियां की, नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के टूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ। जावेद इकबाल साहब का आपने देखा कि इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो तैयबा नामी खातून को रखा, किस तरीके से वो नैब को मैनिपुलेट करते रहे अपने दौरे हुकूमत में। हम तो नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं अगर नैब ने कोई गलती माजी में की है उसका बिल्कुल उसका मदावा होना चाहिए, मगर हम मेरिट के ऊपर हमारा बड़ा फिट केस है, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ जब एवन फील्ड में बरी हुई तो उसके अंदर जुर्म साबित नहीं हुआ, इसलिए मुआवनत और अयानत के जुर्म से उनको बरी किया गया था कि जुर्म सरजद ही नहीं हुआ। अल अजीजिया का केस भी मेरिट के ऊपर एक बड़ा फिट केस है। तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की सहूलतकारी है। हम जब जजमेंट्स लेके आ रहे हैं, हम लॉ को कोट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं है हमारे खिलाफ, और एक पूरा सिस्टम जिस तरह मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि तब स्टेट मशीनरी ने वो हरकत में आई और बड़ी तेजी से ये सेंटेंसेस पास हुए, और अब नैब जो है वो एक डिफरेंट व्यू ले रहा है। तो ऑब्वियसली जब एक जुल्म ज्यादती हुई है उसके साथ कितनी देर कोई खड़ा हो सकता है? और मियां नवाज शरीफ के बेगुनाही के सबूत दिन ब दिन आते गए हैं, और हमने जो एविडेंसेस अपील की स्टेज पे, ये तो नहीं था कि को अक्यूज अपील में नहीं गए। मियां नवाज शरीफ के जो को अक्यूज थे वो सारे अपीलों में गए, मोस्टली बरी हुए। अब जो केसेस पेंडिंग हैं, हमारी अदालत से सिर्फ एक इस्तदा है कि हमारी अपील्स रिवाइव की जाएं, जो कि अदालत ने हमें हक दिया था कि वापस आएंगे तो आप ये अपील रिवाइव कर सकेंगे, और मेरिट पे हमें सुने।
और मेरिट पे फैसला करे। हम कतई नहीं चाहते कि नैब ये केसेस वापस ले, और अदालत में भी हमने इस बात का इजहार किया कि हमारे मेरिट पे स्ट्रॉन्ग केसेस हैं, हमारे साथ ज्यादती हुई थी, और उसका मदावा यही है कि आप हमारी मेरिट पे बहस सुनकर मेरिट पे फैसला करें, ना कोई सहूलतकारी है। सहूलतकारी तो इनके लिए की गई थी जब मियां नवाज शरीफ को सिर्फ इसलिए सजा दी गई कि इमरान खान को लॉन्च करना था, और क्या वजह थी? जी शोएब शाहीन साहब, देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरिट पे जब आएंगे तो इनको समझ आएगी ना, और मैं कहता हूं बेंच क्यों चेंज कर दिया। दूसरी बात यह है कि हमारे केसेस तो चीफ जस्टिस साहब को समझ ही नहीं आ रहे। वो 2 महीने हो गए हैं, साइफर का केस हर हफ्ते बाद चेंज हो जाता है। अब बेंच सुने, जमानत का केस कौन सा बेंच तब्दील करने की बात कर रहे हैं? उनको जमानत दे दी गई। हमारे केस को या हक में करें या खिलाफ करें, हमारा तो उनको समझ ही नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं साइफर का केस मुझे समझने के लिए टाइम चाहिए। 2.5 महीने हो गए हैं, आज तक वो जमानत के केस रखे हुए हैं। टिरियान वाला केस आज 8 महीने हो गए हैं। 2 जज साहबान ने फैसला कर दिया और इन्होंने उठा करके उसको साइड पे फेंक दिया, वो वेबसाइट से भी उतरवा दिया। तीसरी बात यह है कि जो केस जाता है हमारा रिजर्व कर देते हैं। बात यह है कि आप अगर इंसाफ का दोहरा मेयार कायम करेंगे और पब्लिक को इंसाफ का कत्ल होता हुआ नजर आएगा, तो क्या हम ये तरीकाकार और ये तर्ज अमल इनके लिए भी कुछ सूटेबल है? क्या रूल ऑफ लॉ के बगैर कोई मुल्क तरक्की कर सकता है? क्या इस अंदाज से जो इनको हो रहा है इनके साथ? मगर मैं आपसे सवाल यही कर रहा हूं कि इनके साथ जो पहले हुआ वो भी रूल ऑफ लॉ के मुताबिक तो नहीं था ना। अब जनरल बाजवा मान चुके, अरशद मलिक बता चुके, शौकत सिद्दीकी बता चुके, हामिद खान साहब जिनके आप करीब हैं वो बहुत सारे एतराज़ात उठा चुके, इमरान खान साहब खुद बता चुके कि किस तरीके से JIT मैनेज हुई थी, व्हाट्सएप कॉल आ चुकी। अब वो भी तो सारा आया है, वो भी तो कोई रूल ऑफ लॉ नहीं था। तो इस मुल्क ने ऐसे बढ़ना है कि अगर किसी को गलत सजा हुई है तो भी उसको आपको रिवर्सल नहीं होगा? नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैंने मुख्तसर सा, मैं इसलिए कि चूंकि मैं इनके केस में ये नहीं कहना चाहता कि जरूर इनको सजा हो, लेकिन एक बात कहता हूं, मुझे बताएं आपके जियो के प्रोग्राम में हुसैन नवाज ने नहीं आकर कहा था कि ये हेमनफील्ड डिपार्टमेंट हमारे हैं? क्या पनामा लीक्स में ये चीजें सामने नहीं आई थी? फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर इन्होंने नहीं कहा था कि हाँ जी ये है वो जराए? तो शिवजी साहब ज्यादा बेहतर था ना कि ड्यू प्रोसेस के जरिए चला जाता, ना कि मैनेज और मैनिपुलेट किया जाता प्रोसेस को सियासी इंजीनियरिंग के लिए। जैसे आज इमरान खान साहब के लिए भी तासुर आ रहा है कि ड्यू प्रोसेस के बजाय एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए उनके खिलाफ केसेस चलाए जा रहे हैं, जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं उस तरीके से इमरान खान करना चाहता हूं। तो अतातार साहब आपसे भी यही सवाल पैदा होता है कि जो आपके साथ हुआ वो आज इमरान खान के साथ भी हो रहा है ना। केस के मेरिट से ज्यादा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सवाल उठा है जिस तरीके से केसेस को चलाया जा रहा है ताकि अगले इलेक्शन से पहले मैनेज हो जाए। आप मुझे बताइए कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की एक शख्स वायलेशन करता है, साइफर को इलीगली रिटेन करता है, पब्लिक में लहराता है, फिर उसकी ऑडियो आती है जिसमें वो कहता है हमने इसके साथ खेलना है। क्या पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात किसी खिलवाड़ के मुतहम्मिल हो सकते हैं? क्या इन ताल्लुकात से खेला जा सकता है? क्या एक न्यूक्लियर स्टेट होने के नाते कोई वजीर आजम आए, वो एक साइफर को अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए और अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करे और वो स्कॉट फ्री चला जाए? क्या मियां नवाज शरीफ ने कभी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन की? वो उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किए, एक स्टेट्समैन के तौर पे सारे मामले को डील किया। इधर हम कोई गुलाम है लहरा के, क्या ये गलत नहीं था? क्या किसी हुक्मरान ने तोशाखाना के तहफ बहुत लोग घर लेके गए? क्यों? क्योंकि लोगों को दिखा सके यादगार के तौर पे कि फलां सरबराह जो सरबराह मुमलिकत है उसने हमें ये दिया था। किसी ने ब्लैक मार्केट में तहफ नहीं बेचे। तो ये तो नहीं हो सकता ना एक शख्स कत्ल करे या रेप करे या डकैती करे और इस बुनियाद पे उसको छोड़ दिया जाए कि वो सियासी रहनुमा है। आपने क्यों ब्लैक मार्केट में तहफ बेचे? आपने साइफर को सियासी मकासद के लिए क्यों इस्तेमाल किया? मौका दीजिएगा, देना होगा, जवाब इनके पास है नहीं। जी, पहली बात तो यह है कि साइफर का केस बनाना गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करनी है। जिसने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया उनको आपने मुल्ज़िम बना दिया। जिन्होंने कहा बेगर्स आर नॉट चूजर्स उनको आपने उठा करके मुद्दाई और हुक्मरान बना दिया। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का ये फर्ज नहीं है कि मुल्क के ऊपर फिजिकल अटैक हो या खुद मुख्तारी का अटैक हो कि वो पब्लिक को साथ इन्वॉल्व करे? ये उसका फैसला है और डीक्लासिफाई कर दिया था और डीक्लासिफाई होने के बाद कोई ऐसी बात नहीं रहेगी। आज जो इंटरसेप्ट ने रिपोर्ट दी है और जो इसके बेनिफिशरीज हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ना कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ।
दूसरी बात आप जो कह रहे हैं, मुझे बताएं कि आप एक तोहफा दें, लें और कानून के मुताबिक आप उसकी कीमत अदा करें, वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको बेचें, उसको रखें, उसको डिस्पोज आप करें, कोई नहीं पूछ सकता। जिन्होंने जराइम किए हैं, जिन्होंने मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने और आसिफ अली जरदारी ने, यूसुफ रजा गिलानी ने जो गाड़ियां ली हैं कानून के मुताबिक नहीं ले सकते थे, उस मुजरिम को तो आप कहते हो वो बिल्कुल फरिश्ते हैं, वो ठीक है, और जिन्होंने जुर्म नहीं किया, कानून के मुताबिक प्रोसीड किया, उनको कहते हो आप देखते हैं कि आगे कानून क्या अपनी राय लेता है। बहुत शुक्रिया। देखते हैं अदालतों में मामला कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ आज इलेक्शन कमीशन में भी इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की अहम समाअत हुई है। क्या तफसीलात है वो भी आपके सामने रखेंगे और एक और खबर आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। इलेक्शन कमीशन में आज इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के रुकन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के आगाज़ में AIG डॉक्टर असद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अडियाला जेल रावलपिंडी के ऐसे इलाके में है जहाँ सिक्योरिटी खदशात हैं, इमरान खान की जान को भी खतरा है, उन्हें पेश करना मुमकिन नहीं है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वजारत दाखिला और पुलिस की तरफ से भी यही खत मौसूल हुआ है और उन्होंने कहा है कि चेयरमैन PTI इमरान खान को इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं कर सकते। पुलिस और वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक थ्रेट अलर्ट आए हैं। सिक्योरिटी खदशात पर इमरान खान को इलेक्शन कमीशन नहीं ला सकते। वजारत दाखिला कह रही है कि इलेक्शन कमीशन अडियाला जेल जाकर समाअत करे, मगर इलेक्शन कमीशन को तो खुद सिक्योरिटी खदशात हैं। इस दौरान इलेक्शन कमीशन के रुकन ने कहा कि हम कैसे जेल चले जाएं, अडियाला जेल रावलपिंडी में है, हम इतनी दूर कैसे जाएं, हम 2 माह बाद इलेक्शन में जा रहे हैं, एक बंदे को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो मुल्क में कैसे इलेक्शन कराएंगे। जबकि दौरान समाअत इमरान खान के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि आप इस केस को ड्रॉप कर दें, तनकीद करना एक चीज़ है, इससे आगे अब कुछ नहीं कहेंगे। मैं ज़ाती तौर पर कहता हूँ। जिस पर इलेक्शन कमीशन के रुकन ने कहा कि इमरान खान से लिखवा कर ले आएँ कि मैं मुआज़रत करता हूँ। इख्तिलाफ राय का हक है लेकिन गाली देने का हक नहीं है। 1 साल से केस ज़ेर इल्तवा है। इस पर शुएब शाहीन ने कहा कि हम तो इमरान खान से मिल नहीं सकते, आप इस केस को मुलतवी कर दें और इलेक्शन के बाद के लिए फ़िक्स कर दें। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के रुकन ने कहा कि वजारत दाखिला के सेक्रेटरी को आइंदा तलब करें। वो कैसे कह रहे हैं कि हम अडियाला जेल चले जाएं, एक कैदी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आइंदा इलेक्शन में क्या करेंगे। इस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप वजारत दाखिला को हिदायत कर सकते हैं कि वो पैरा मिलिट्री फोर्स दे दें। शुएब शाहीन ने कहा कि एक बंदे को बुलाने के लिए भी फौज और रेंजर्स को बुलाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को तलब करते हुए समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी और इसके अलावा फवाद चौधरी और असद उमर भी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। फवाद चौधरी ने कहा कि मैं पहले भी पेश होता रहा हूं, आज भी हाजिर हूं, मैं माफ़ीनामा देना चाहता हूं, तहरीरी माफ़ीनामा दे देता हूं। असद उमर ने कहा कि मेरे वकील अनवर मंसूर आज कराची में मसरूफ़ हैं, इसी केस से मुताल्लिक समाअत है, मेरी मजमूई शोहरत है, कोई यकीन ही नहीं करेगा कि असद उमर ने तौहीन आमेज़ बात की, मैं तो बहुत स्वीट बातें करने वाला हूँ। इस पर इलेक्शन कमीशन के रुकन ने कहा कि फवाद चौधरी ने तो कहा था कि उनकी पार्टी लाइन थी, उस लाइन पर तो ये अब खुद भी नहीं है। इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि हम तो अब खुद लाइन ढूंढ रहे हैं। इसके बाद असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ समाअत भी 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गज़ा की सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास जारी है, जिससे खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि इस बात को तस्लीम करना ज़रूरी है कि हमास के हमले अचानक तन्हाई में नहीं हुए हैं। फ़लस्तीनी अवाम 56 साल से घुटन का शिकार हैं। उन्होंने अपनी ज़मीनों को तेज़ी से आबादकारियों में बदलते देखा है। वो तशद्दुद का निशाना बने हैं, उनकी मईशत ख़राब हुई है, उनके लोग बेघर हुए हैं और उनके घर तबाह किए जाते रहे हैं। उनको अपने मसाइल का सियासी हल मिलने की उम्मीद ख़त्म होती जा रही है। ताहम उनके ये दुख हमास के हमलों को जस्टिफाई नहीं कर सकते और हमास के हमलों के जवाब में तमाम फ़लस्तीनियों को सज़ा देना भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की इस तकरीर पर इसराइल ने तनकीद शुरू कर दी है और दूसरी तरफ गज़ा में इसराइली बमबारी में तेज़ी आती जा रही है। कोई इलाका या कोई जगह ऐसी नहीं है जो इसराइली बमबारी से महफूज हो। 18 दिन गुजरने के बावजूद जंगबंदी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। फ़िज़ाई बमबारी के साथ साथ इसराइल गज़ा पर ज़मीनी ऑपरेशन के लिए गज़ा की सरहद पर लाखों फ़ौजियों के साथ तैयार खड़ा है। ये खबरें भी आ रही हैं कि अमेरिका इसराइल पर दबाव डाल रहा है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन में कुछ ताख़ीर करे ताकि हमास की क़ैद में मौजूद गवालियों के हवाले से मुज़ाकरात के लिए वक्त मिल सके। इसके साथ साथ खुद इसराइल को भी खदशात हैं कि ज़मीनी कार्रवाई के नतीजे में खुद उसे भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसराइली फोर्सेस के लिए गज़ा से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। अब एक तरफ गज़ा में ज़मीनी ऑपरेशन के लिए इसराइल तैयारी कर रहा है, लेकिन बज़ाहिर अमेरिका उसे ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा है।
जिसकी एक और वजह यह भी बताई जा रही है कि अमेरिका हमास की कैद में मौजूद यरगमालियों के हवाले से मुज़ाकरात के लिए वक्त चाहता है। अमेरिका इस मामले पर कतर और दीगर अरब ममालिक से बात कर रहा है, जिसमें उसे कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है। हालिया दिनों में हमास ने 4 यरगमालियों को रिहा कर दिया है, जिनमें से 2 अमरीकी और 2 इसराइली शहरी शामिल हैं। कल हमास ने 2 मुअम्मर इसराइली खवातीन को रिहा कर दिया था, जिनमें से 85 साल खातून ने इसराइल पहुंचकर मीडिया से बात की और दौरान हिरासत हमास के रवैये की तफसीलात बताई। खातून का कहना था कि मुझे मोटरसाइकिल पर सरहदी बाड़ से गजा की तरफ ले जाया गया, रास्ते में मुझे तकलीफ भी पहुंचाई गई। हमास के जंगजुओं ने मेरी घड़ी और जेवरात उतार दिए और फिर सुरंगों के पास पहुंचने तक पैदल चलने का कहा। सुरंगों का यह नेटवर्क मकड़ी के जाले की तरह था। खातून के मुताबिक उसे एक सुरंग से ले जाया गया और एक हाल में पहुंचाया गया, जहां 25 दीगर यरगमाली भी लाए गए थे। हमास के जंगजुओं ने हमसे कहा कि वो कुरान पर यकीन रखते हैं और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो हमें सुरंगों में वही हालात फराहम करेंगे जो उन्हें खुद दस्तियाब हैं। रिहा होने वाली खातून के मुताबिक 2-3 घंटे बाद मुझे और 4 यरगमालियों को एक अलग कमरे में ले जाया गया, जहाँ एक डॉक्टर और उसका माविन हमारे पास आए। डॉक्टर हर 2 दिन बाद मुआयना करने आता था, जबकि दूसरा बंदा दवाइयों का बंदोबस्त करता था। खातून ने एक जख्मी यरगमाली के इलाज का हवाला देते हुए कहा कि उनका हमारे साथ बर्ताव अच्छा था। खातून ने मजीद कहा कि अगवाकार खुद टॉयलेट साफ करते थे, वो ये काम हमसे नहीं कराते थे। उन्हें बीमारियां फैलने का खौफ होता था। हम उनकी सियासी बातों का जवाब नहीं देते थे। वो खुद हर तरह की बातें करते थे। उनका हमारे साथ रवैया दोस्ताना था। वो हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे। इस बात का उन्हें ज़रूर क्रेडिट मिलना चाहिए। इसराइली खातून का यह भी कहना था कि दौरान हिरासत हम वही चीज़ें खाते रहे जो वो खुद खाते थे। ये वो खातून थी जो 16 दिन हमास की कैद में रहने के बाद कल रिहा हो गई थी और इसके बाद ये इशारे मिल रहे हैं कि हमास बाकी कैदियों की रिहाई के लिए बार्गेन कर सकता है। उनके साथ सलूक ये इशारा कर रहा है। ताहम आज इसराइली फोर्सेस ने बाकी यरगमालियों की बाजियाबी के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। इसराइली फोर्सेस ने गजा के इलाकों में पैम्फलेट्स फेंक दिए हैं, जिनमें फ़लस्तीनियों से कहा गया है कि वो यरगमालियों से मुतालिक मालूमात फराहम करें। पैम्फलेट्स में लिखा है कि अगर आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं तो हमें यरगमालियों से मुतालिक जल्द अज जल्द मालूमात फराहम करें। इसराइली आर्मी आपको और आपके घर को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और आपको माली इनाम से भी नवाजा जाएगा। बहरहाल ये जंग कब ख़त्म होती है, इसका फ़िलहाल कोई जवाब नहीं है। ख़ास तौर पर इसराइल जंगबंदी से मुतालिक कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि उसकी जारियत में मज़ीद शिद्दत आती जा रही है। सिर्फ 24 घंटों में 704 फ़लस्तीनी इसराइली बमबारी से शहीद हो गए हैं। कल रात को इसराइल ने खान यूनिस में एक रिहायशी इमारत पर बमबारी की, जिसमें 32 अफराद शहीद हो गए और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। खुद इसराइली फोर्सेस के मुताबिक उसने कल गजा में 400 अहदाफ को निशाना बनाया, जिनमें कई मसाजिद भी शामिल थीं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में 7 अक्टूबर के बाद से अब तक 5791 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 16,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। ज़ख्मी और मरने वालों में 70% बच्चे और ख़वातीन हैं, जबकि अब भी 770 बच्चों समेत 1550 अफराद के मलबे के नीचे दबे होने की इतलात हैं। गजा में सूरत हाल इस हद तक ख़राब हो गई है कि कब्रिस्तानों में जगह ख़त्म होने लगी है, जबकि वालिदैन अपने बच्चों के पैरों पर नाम लिख रहे हैं ताकि अगर वो इसराइली बमबारी में मारे जाएँ तो कम से कम उनकी शनाख्त हो सके। इस वक्त सबसे मुश्किल हालात गजा के अस्पतालों में नज़र आ रहे हैं। वहाँ दिन ब दिन सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक अब तक तिब्बी अमले के 65 अरकान मारे गए हैं, 25 एम्बुलेंसेज भी तबाह हो गई हैं और 40 अस्पताल बंद हो गए हैं, जबकि आने वाले घंटों में मज़ीद अस्पतालों के बंद होने के खदशात हैं। फ़लस्तीनी रेड क्रॉस के मुताबिक तिब्बी अमला 18 दिन से मुसलसल काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा जिस्मानी और जहनी दबाव का शिकार है। वो सदमे में हैं, उनकी अपनी ज़िंदगियां ख़तरे में हैं। उनमें से बड़ी तादाद के अपने घर वाले इसराइली बमबारी से शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक में भी इसराइली कार्रवाइयाँ जारी हैं, जहां अल जज़ीरा के मुताबिक 96 अफराद शहीद हो चुके हैं और 1800 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, जबकि हज़ारों अफराद गिरफ्तार हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम खबर है मुल्क की मईशत से मुतालिक आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। IMF के रिव्यू की तारीख करीब आते ही हुकूमत ने मौजूदा प्रोग्राम के अहदाफ हासिल करने में तेज़ी दिखाना शुरू कर दी है। कल इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने गैस की कीमतों में 193% तक इजाफे की मंजूरी देती है, जबकि वजारत ख़जाना ने तमाम वजारतों को मौजूदा IMF प्रोग्राम के तहत नवंबर में होने वाले पहले रिव्यू के लिए तैयारी करने के लिए ख़त लिख दिया है। सबसे पहले बात करते हैं गैस की कीमतों में इजाफे की। आज शहबाज़ की खबर के मुताबिक निगरान हुकूमत ने पीर को गैस की कंपनियों को दिवालिया होने से बचाने के लिए अवाम से 350 अरब रुपए वसूल करने के लिए गैस की कीमतों में 193% इजाफे की मंजूरी दे दी, लेकिन साथ ही एक्सपोर्टर्स और बड़े सनतकारों से गैस की कीमतों पर सब्सिडी वापस लेने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। खबर के मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 172%,
कमर्शियल सार्फिन के लिए 137%, सीमेंट बनाने वाली कंपनियों के लिए गैस की कीमत में 193% इजाफा कर दिया गया है और अब ये मामला आत्मी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना के सामने पेश किया जाएगा और फिर कीमतों में इस इजाफे का इतलाक 1 नवंबर से होगा। खबर के मुताबिक वजारत खजाना और प्लानिंग कमीशन ने एक्सपोर्टर्स और उन सनतकारों को जो लोकल मार्केट में अशिया बेचते हैं उनके बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट्स को गैस की तरसील की मुखालफत की, लेकिन ECC ने इस तजवीज़ की मुखालफत करते हुए एक्सपोर्टर्स को गैस की कीमत पर 44% सब्सिडी देने की मंजूरी दे दी। यह फैसला वफाकी काबीना के 2021 के फैसले की खिलाफ वर्जी है जिसमें कैप्टिव पावर प्लांट्स वाली इंडस्ट्रीज को गैस सप्लाई खत्म करने और उन इंडस्ट्रीज को ग्रिड से सप्लाई होने वाली बिजली पर मुंतकिल होने का कहा गया था। खबर के मुताबिक सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड और सुई नॉर्दर्न गैस लिमिटेड को दिवालिया होने से बचाने के लिए तमाम कैटेगरीज के गैस सारिफिन की गैस की कीमतों में इजाफा जरूरी है। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा पहले ही 2100 अरब रुपए पर पहुंच चुका है और कीमतों में इजाफे की सूरत में ये गैस कंपनीज सारिफिन से 395 अरब रुपए इजाफी हासिल कर सकेंगी। ECC ने एक्सपोर्टर्स की जानिब से इस्तेमाल होने वाली गैस की कीमत को 1100 रुपए से बढ़ाकर 2050 रुपए फी MMBTU कर दिया है, यानी गैस की कीमत 950 रुपए या 86% बढ़ा दी है, लेकिन ये फिर भी उस गैस की दरामदी कीमत से 1600 रुपए फी MMBTU कम है। मुल्क में लोकल गैस की कमी की वजह से पाकिस्तान महंगी LNG दरामद करता है जो कि घरेलू सार्फिन को सिर्फ सर्दियों में और इंडस्ट्रीज को पूरा साल फराहम की जाती है। इस वक्त मुल्क में दरामद करदा LNG की कीमत 3650 रुपए या $12.5 फी MMBTU है और मौजूदा रेट्स पर एक्सपोर्टर्स को फी MMBTU 1600 रुपए की सब्सिडी मिलेगी जो कि दरामदशुदा गैस का 44% हिस्सा बनती है और इस सब्सिडी की कीमत ज्यादा गैस इस्तेमाल करने वाली आवाम, CNG सारिफिन, कमर्शियल सारिफिन और सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्रियां अदा करेंगी। इसी तरह वो इंडस्ट्रीज जो बरामदात तो नहीं करती लेकिन उनके पास कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, उनके लिए ECC ने गैस की कीमत 1200 से बढ़ाकर 2600 रुपए फी MMBTU कर दी है, यानी उसमें 116% इजाफा कर दिया है। लेकिन फिर भी अमीर सनतकारों को 1050 रुपए फी MMBTU की सब्सिडी मिलेगी जो कि दरामदशुदा गैस की कीमत का 29% हिस्सा बनती है। वजारत खजाना ने एक्सपोर्टर्स को दी जाने वाली इस गैस सब्सिडी की मुखालफत की। खबर के मुताबिक प्लानिंग कमीशन ने भी इन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज की गैस सप्लाई काट कर उसे एफिशिएंट पावर प्लांट्स को देने की हिमायत की ताकि बिजली की पैदावारी लागत में कमी आए, लेकिन ECC इजलास में इन तजावीज़ को नहीं माना गया। IMF मुसलसल हुकूमत से गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का मुतालबा कर रहा है, यहाँ तक कि अगस्त में बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद जब महंगे बिलों पर मुल्क भर में एहतजाज हो रहे थे और हुकूमत IMF के पास बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए गई थी, तब भी IMF ने पहले गैस की कीमतों में इजाफे का मुतालबा हुकूमत के सामने रखा था, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जबकि अब IMF का रिव्यू करीब आते ही वजारत खजाना अपना होमवर्क मुकम्मल करने की कोशिश कर रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।